चलिए, लास्ट जो हमने क्लास पे हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। क्या होता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, क्या होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे समझते हैं। देखिए, अगली चीज होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम डीएनए या जीन एडिटिंग कर सकते हैं। जीन एडिटिंग कर सकते हैं का क्या कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है ए और ये कोई व्यक्ति है बी। इस व्यक्ति को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिक है, जो कि जेनेटिक है। ठीक है, विशाल, दिस वाज आल्सो डन। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कर चुके हैं। गुड गुड, चलिए तो फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस हम कर चुके हैं क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस हम कर चुके हैं क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कराइए। विशाल, क्या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस देख चुके हैं? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस वाज ऑनगोइंग। ओके, एक मिनट। तो हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस देख रहे थे, राइट? चलिए, हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पे थे, तो हमें समझ में आ गया था कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या चीज होती है। अ प्रोसेस जिसके द्वारा हम डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज देखिए। अच्छा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्टेप्स में या प्रोसेस में अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला मेरा जो होगा वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर आइसोलेशन, आइसोलेशन के बाद फिर डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर इंसर्शन, और इंसर्शन के बाद फिर ऑब्जर्वेशन। देखिए, आइसोलेशन मतलब जहां से मुझे जीन चाहिए है वहां से इसको आइसोलेट करना, इसको पृथक करना, इसको निकालना। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन पहला। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले हम उस व्यक्ति को या उस सेल को पहचाने जिस सेल से आपको जीन निकालना है। दूसरी चीज जहां पर हम बोल रहे हैं कि आइसोलेशन, अब निकालने की प्रोसेस, जीन निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मॉडिफाई किया, और इसके बाद इसको जहां पर हमें टारगेट सेल पे इंसर्ट करना है तो हमने इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या क्या हेल्प किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हेल्प किया हमें। यहां पर से अब देखिए, यहां पर क्या हुआ कि ये हमने अलग अलग सेलेक्ट कर लिया है। अब इस अलग अलग सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपने आइसोलेट कर लिया, मल्टीप्लाई एंड मॉडिफाई कर दिया, हम तीसरे स्टेप पे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करेंगे? इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन किस तरह से करेंगे? तो इसकी हम कई सारी कॉपी करेंगे और कई सारे इसके हम पॉलीमर्स बना लेंगे। मतलब ये छोटे छोटे जो हैं इनको जोड़ करके हम क्या करेंगे? पॉलीमर्स बना लेंगे। ठीक है, पॉलीमर कैसे बनाएंगे हम? तो पॉलीमर बनाने के लिए हमारे पास एक पीसीआर मशीन होती है। हमारे पास एक पीसीआर मशीन है, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन मशीन। इसमें हम डाल करके इसको हम पॉलीमर बना लेंगे। इसका पॉलीमर मतलब हो गया लॉन्ग चेन, हम इसका बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी कॉपी भी करना जरूरी है। क्यों कॉपी करना जरूरी है? क्योंकि एक बात समझिए, आपने बहुत मेहनत और बहुत पैसा खर्च करके यहां से ये जीन आइसोलेट किया है।
अब ये आइसोलेट करने के बाद मान लीजिए मैं डायरेक्ट इंसर्ट कर दूं और इंसर्ट करने के बाद अगर ये फेल हो गया तो अब तो आपके पास जीन भी खत्म, पूरा पैसा पूरी मेहनत आपकी बेकार, फिर से आप शुरू से शुरू कीजिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करने से पहले इसकी कॉपी बना लेते हैं। इसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सी बात समझिए कि इसकी कॉपी हम कैसे बना सकते हैं। भाई ये कोई नॉन लिविंग चीज तो है नहीं कि आप कहीं भी इसको कॉपी कर लेंगे, ये एक लिविंग चीज है। डीएनए या जीन जो है क्या है, एक लिविंग मटेरियल है, और क्योंकि एक लिविंग मटेरियल है तो इसको कॉपी होने के लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए। अब आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप एक ऐसे लिविंग बॉडी में इसको इंसर्ट कर दें जो मल्टीप्लाई होता है 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल बाद, तो हमारा पर्पस सिद्ध नहीं होगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे किसी बॉडी में इंसर्ट करें जो 20 मिनट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तुरंत मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है, वेक्टर्स में इनके जीन्स में हम इसको इंसर्ट कर देंगे, हम इसको इंसर्ट कर देंगे, और जैसे जैसे ये वेक्टर मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे हमारा जीन भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, तीसरा प्रोसेस जहां हम बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, और पीसीआर से कर लिया मॉडिफिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉडिफिकेशन सब कुछ करके आपने रख लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। जहां पर आपका टारगेट सेल है वहां पे आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो हमारा अगला प्रोसेस क्या आ गया, इंसर्शन। और इंसर्शन के बाद फिर क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपका काम हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से यहां से एक उठाइए और फिर से क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हो सकता है आपको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में फटाक से देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या क्या काम हमें था। तो यहां पर देखिए, पहला आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा आइसोलेशन, निकाल लीजिए। तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन। चौथा इंसर्शन, इंसर्ट कर दीजिए। और पांचवा ऑब्जर्वेशन। 5 स्टेप में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डीएनए जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मैं इस 5 प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर अगर मुझसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछा तो मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात यहां पे कर लूंगा। अगर देखिए डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन है तब तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बात कर लीजिए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस भी बात कर लीजिए, आप वेक्टर भी बात कर लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सब बातें मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको छोटे कम समय में इस चीज को और कम वर्ड लिमिट में इसको खत्म करना है। क्लियर है, क्लियर है। 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 5 स्टेप, 5 चरण की प्रक्रिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। दूसरी बात, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद आइसोलेशन, निकालना उससे। तीसरी बात फिर मल्टीप्लिकेशन। चौथी बात फिर इंसर्शन। और पांचवी बात फिर ऑब्जर्वेशन। देखिए इस डायग्राम में उस चीज को बताया गया है। ये देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या किया हमने, ये देखिए यहां से हमने फॉरेन डीएनए निकाला, ये पहचाना, और यहां से देखिए ये इसको कट करके हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये यहां से यहां आ गया प्लाज्मिड के अंदर, मल्टीप्लाई कॉपी हो गया। ये कॉपी उठा करके हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ये फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ये काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। 5 स्टेप में इसको एक्सप्लेन करना है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, मल्टीप्लिकेशन, इंसर्शन, ऑब्जर्वेशन। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है, अगली एक लाइन लिखी है मैंने यहां पे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस।
डाउन स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया, आपको कुछ आइडिया है क्या होता है डाउन स्ट्रीमिंग? आपने कभी सुना हो ये वर्ड, कहीं पढ़ा हो ये वर्ड, कभी देखा हो ये वर्ड, क्या होता है? किसी ने, आप में से किसी ने इसको सुना है? नहीं सुना है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आज सुनिए। रिवर का क्वेश्चन में, नहीं 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 नहीं, ये रिवर वाला नहीं है, ठीक है, ये रिवर वाला नहीं है दीपिका। समझिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या चीज होती है। आपने कोई इंजेक्शन देखा है जो हम बाहर बाजार से खरीद के लाते हैं? बाहर बाजार से जो हम इंजेक्शन खरीद के लाते हैं, वो आप देखते हैं ऐसा एक स्पेसिफिक बढ़िया सा कांच का बढ़िया सा बाउल आता है। ये ऐसा कांच का बाउल आता है, ऐसा छोटा सा आता है, इसके ऊपर बढ़िया लेबल वेबल चिपका होता है, इसको बढ़िया कार्टन में पैक किया हुआ होता है ना, लिखा रहता है कि इसको फ्रिज में रखिए या एक्स वाई जेड। अब एक बात सोचिए कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बना वो तो ये इंजेक्शन है, ये जो अंदर भरा हुआ है लिक्विड, ये जो भरा हुआ है ये है, इंडस्ट्री ने तो इस लिक्विड को बनाया जो इंजेक्शन है वास्तव में। अब क्या आप इसको इस लिक्विड की तरह ही खरीद सकते हैं, या ये बाजार में आ जाएगा? इंडस्ट्री मान लीजिए अगर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो वहां से क्या ये लिक्विड बाजार में इसी तरह से आ जाएगा? नहीं आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, पार्ले जी का बिस्किट जब फैक्ट्री में बनता है तो ये अकेला एक ऐसा बिस्किट होता है है ना, इस पे पार्ले जी लिखा रहता है, लेकिन क्या ये ऐसे ही बाजार में बिकता है? नहीं, इसको बराबर अरेंज किया जाता है, इसकी पैकेजिंग होती है, कवर होता है, लेबल चिपकता है, एक्स वाई जेड सारी चीजें, फिर ये पैक होता है, फिर गाड़ी में लोड होता है, गाड़ी में लोड होकर के वेयर हाउस आता है, वेयर हाउस से रिटेल में आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। किसी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, दिस पहुंचाने लायक बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम, और पहुंचाने प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें उसकी पैकेजिंग हो गई, उसको कैसे प्रिजर्व करना हो गया, सारी चीजें हो गई। तो हमारा सारा चीज, हमने कोई दवाई बनाई, कोई इंसुलिन बनाया, जो भी चीज बनाई, वो सब फेल है अगर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस फेल हो जाए तो। ये सिंपल उसी तरह का है कि कार बनाने वाली कंपनी पूरे, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है? हरियाणा में है ना, लेकिन खरीदना कहाँ है? मुझे इंदौर में खरीदना है। तो अगर वो हरियाणा से प्रॉपरली इंदौर तक नहीं आती है तो मारुति की मैन्युफैक्चरिंग फेल है, क्योंकि खरीदने के लिए मैं हरियाणा थोड़ा जाऊंगा, खरीदने के लिए तो उसे इंदौर तक आना पड़ेगा। अब वो किस तरह से पैक होगा, कौन सी गाड़ी में पैक होगा, तो समझ रहे हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है? बात समझ में आई मेरी? आप इस प्रक्रिया से दवाई बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, विटामिन बनाएंगे, मिनरल बताएंगे, बट वो क्या ऐसे ही बाजार में बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसलिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर है? तो अगला और लास्ट सबसे प्रोसेस होता है, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए ऐसी इंडस्ट्री होती है, ऐसा होता है ये पूरा का पूरा जिसके अंदर ये काम होता है, जहां पर ये बनता है। ये देखिए ऐसा पूरा कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर ये पूरा का पूरा दवाई बनाना, इसको बायो रिएक्टर्स कहते हैं। इसके अंदर मेडिसिन बनाना है, इंजेक्शन बनाना है, एंजाइम बनाना है, ये सब ऐसे ही कंटेनर के अंदर बनता है। ठीक है ना, ये ऐसे कंटेनर के अंदर बनता है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है आपको? गुड, दीपिका क्लियर है, गुड विशाल। चलिए अब जो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने भाई इतनी मेहनत से पढ़ा कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करेगी, सब चीज पढ़ा,
बट इसका इंपॉर्टेंस अगर नहीं पढ़ा तो इसका कोई मतलब ही नहीं। भाई क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत? तो यहां पर देखिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, कुछ मैंने लिखे हैं, आप और भी एड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा एग्रीकल्चर में यूज, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बीटी कॉटन मैंने एक एग्जांपल डाला है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, है ना। एग्रीकल्चर में आप देखते हैं काऊ की ऐसी ब्रीड है, बफेलो की ऐसी ब्रीड है, एक दिन में 50-50 लीटर दूध दे रही है। धान की ब्रीड, गेहूं की ब्रीड, राहर की ब्रीड, मक्का की ब्रीड। हमने देखा इसमें कीड़े लग रहे हैं तो उसकी ब्रीड बना ली, अब उसमें कीड़े ही नहीं लग रहे हैं। हमने देखा एक होता है गोल्डन राइस, सुना है आपने? गोल्डन राइस सुना है किसी ने? सुना है किसी ने नाम गोल्डन राइस का? नहीं सुना है? गोल्डन राइस एक राइस की ब्रीड है। ये विटामिन ए में बहुत ज्यादा इनरिच होती है। इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है विटामिन ए बहुत ज्यादा पता है? इसमें एक जीन इंसर्ट किया है, एक जीन इंसर्ट किया है जी, एक जीन इंसर्ट किया है। जो जीन क्या करता है, जो जीन क्या करता है, इस विटामिन ए को बनाता है। आपने सुना होगा गाजर में भी होता है, कैरेट में भी विटामिन ए होता है। क्यों? इसमें बीटा कैरोटीन होता है। तो इस बीटा कैरोटीन को बनाने वाला जीन जो गाजर में था, उसको हमने इस राइस में इंसर्ट कर दिया, तो ये राइस भी क्या हो गया, विटामिन ए से रिच हो गया। आप कई बार सुनते हैं गेहूं के आपको बताए जाते हैं WH367 एक्स, वही ऐसे नंबर्स आते हैं। ये सब क्या है? ये बेसिकली आपके हाइब्रिड क्रॉप्स हैं, जो कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं, और ये सब है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी ज्यादा आएगा। तो एक तो हो गया एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है? हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था इसमें? ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? भाई ये तो आपको पता होगा ना, बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? हरित क्रांति, सर यस सर, हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप सच एज वीट, बिल्कुल सही है। देखिए हरित क्रांति का अगर मेजर हम किसी को क्रेडिट दें, या हम बोले ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, मेजर क्रेडिट दें, तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। पंजाब में केमिकल का प्रयोग से क्रॉप बढ़ाया? नहीं, वो तो ठीक है केमिकल से नहीं। देखिए पहला जो था रीजन, ये था हाई ईल्ड क्रॉप्स, हाई ईल्ड क्रॉप्स, ज्यादा उत्पादकता वाले बीज। तो सबसे पहले तो हमने जेनेटिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा उत्पादकता वाले बीज तैयार किए, जिनकी उत्पादकता ज्यादा थी, जिनकी प्रतिरोध क्षमता ज्यादा थी। और दूसरी चीज हमने इन सबको इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। और इसका रिजल्ट भारत वो देश जिसने 1949 में, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक क्लास में, हमें खाने के लिए खाना बाहर से मंगाना पड़ा। 1968-69 में भी हमें खाने के लिए खाना बाहर से मंगाना पड़ा। आज की डेट में, और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है कि आज की डेट में, इस समय के बाद से आज तक भारत को कभी भी फूड किसी से नहीं मंगाना पड़ा। वी डू हैव इनफ फूड आज तक। इसके बाद हमें इसी रिवॉल्यूशन, इसी 69 में जब मंगाया गया था, तो हमारे देश को लगा कि ये करना चाहिए, सरकार को लगा, और ये पूरे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। एंड रिजल्ट ये है कि आज की डेट में हम फूड सफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा, फूड सफिशिएंट है, फूड सिक्योर नहीं है।
दो बात अलग है। हमारे पास फूड इनफ है, लेकिन हर किसी को खाने के लिए मिले ये नहीं है। फूड सफिशिएंट है, फूड सिक्योर नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है हमारे यहाँ पे अभी, है ना, बहुत कम लेवल है। तो ये किस चीज का रिजल्ट था? ये सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए, एक चीज हमने लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी, जैसे गोल्डन राइस हो गया, है ना, फ्लेवर सेवर टमाटो हो गया, गाय भैंस की ब्रीड हो गई, नील गाय और शाहीवाल गाय, माही, ये सब जो आप नाम सुनते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बार बार नाम आता है, ये है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन क्या है तो समझिए। कॉटन का जो प्लांट है, कपास का पौधा, इस कपास के पौधे में क्या होता है कि ऐसा एक बड निकलता है, उसकी कली निकलती है। ये कली जब पक जाती है तो ये कली ऐसे, आपने कपास का पौधा देखा है आप सभी लोगों ने, ये ऐसे फूट जाती है और इसमें से कपास ऐसा निकल आता है। इसी कपास को यहां से आइसोलेट किया जाता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। देखा है कपास का ऐसा ये कली, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? गुड, विशाल ने देखा है, बाकी किसी ने? गुड। तो देखा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता है, व्हाइट कलर का निकल आता है और इसी को निकाल के हम कपड़े बनाते हैं या जो भी उसको करना है। अब एक चीज समझिए, ये जो कली है, ये जो बड है, ये बड जब पूरी तरह से डेवलप हुआ, कंप्लीट हुआ, पक गया, तो कपास निकल के आया। मान लीजिए अगर ये बड पकता ही नहीं, तो बीच में ही खराब हो जाता, तो कपास की प्रोडक्टिविटी सीधे क्या होती, नीचे गिर जाती। तो क्या देखा गया, इन बड में, इन कलियों में एक एक कीड़ा पाया जाने लगा, इसका नाम था बडवॉर्म। इसको नाम ही हमने दे दिया बडवॉर्म। अब ये बडवॉर्म क्या करता था, इसको पंचर कर देता था और इसको डिस्ट्रॉय कर देता था। तो कली तो लगी, लेकिन बडवॉर्म ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉटन का प्रोडक्शन नीचे गिरने लगा। हमने क्या किया, हमने पाया कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थिरंजेनेसिस। नाम सुन लीजिए, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थिरंजेनेसिस, इसी के नाम से ये बीटी बना है। तो बैसिलस थिरंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में हमने देखा कि कुछ ऐसे जीन्स हैं, जिन जीन्स से एक प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनसे ये प्रोटीन बनता है, नाम है क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन जो है, ये बडवॉर्म को मार सकता है। ये क्राई प्रोटीन में ये क्षमता है कि हम बडवॉर्म को मार सकते हैं। काय में मिला? बैक्टीरिया में मिला। जैसे ही मिला, हमने इस जीन को यहां से निकाला। पहली चीज हो गई आइडेंटिफिकेशन, निकाल लिया, आइसोलेशन, मल्टीप्लाई किया, मॉडिफिकेशन, इंसर्ट किया इस कॉटन के प्लांट में, इस कॉटन के सीड में, इंसर्शन, और रिजल्ट देखा। तो रिजल्ट क्या मिला, ये जो कॉटन का सीड मिला, अब इस कॉटन के सीड में भी, अब इस कॉटन के प्लांट में ये जीन है जो कि क्राई प्रोटीन बनाता है। तो जैसे ही ये बडवॉर्म इसको अटैक करेगा, अपने आप ये खुद का ट्रीटमेंट कर लेगा। तो ये क्या हो गया, बडवॉर्म रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें बडवॉर्म के प्रति प्रतिरोध क्षमता आ गई। किसके कारण आ गई? डीएनए टेक्नोलॉजी के कारण आ गई। इसलिए तब से इसका नाम क्या बोल दिया गया, बीटी कॉटन। क्लियर है इसका नाम बीटी कॉटन क्यों पड़ा? ये एक हाइब्रिड है, ये जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये जीएमसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीटी कॉटन। क्लियर है? क्लियर है भाई, बीटी कॉटन। आपने पिछले 1-2 साल पहले देखा होगा, सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, बीटी ब्रिंजल आया था। बीटी ब्रिंजल सुना है? सुना था आपने? बीटी ब्रिंजल आया था। दीज आर बैंड इन इंडिया, यस। क्यों बैंड हुआ था ये पता है? इस पे क्यों क्वेश्चन मार्क उठा था या इस पे क्यों डिस्कशन बहुत ज्यादा हुआ? भाई कॉटन तक तो ये बीटी ठीक है, क्योंकि कॉटन हम खाते थोड़ा हैं।
कॉटन तक तो ये बीटी ठीक है, चलो खाते नहीं है, लेकिन ब्रिंजल तो हम खाते हैं, ये बैंगन तो हम खाते हैं। इट मीन्स दैट कि संभवतः ये जो बीटी है ये हमारे फूड चेन में भी जा सकता है, डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए इतना ज्यादा इस पर डिस्कशन हुआ था, बाद में इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। क्लियर है ये बात? चलिए, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, जैसा भी हमने बात किया बीटी कॉटन की, कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्षमता इस प्लांट में अपने आप डेवलप हो जाएगा। जेनेटिकली इंसुलिन इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन सुना है? इंसुलिन क्या होता है बताइए भाई, कॉमन चीज है इसलिए पूछ रहा हूं, बताइए भाई राजेश, इंसुलिन क्या चीज होता है? इंसुलिन सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, शुगर हार्मोन। चलिए, क्या काम करता है ये इंसुलिन, क्या काम करता है ये इंसुलिन हमारा? कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है राजेश, कैसे कंट्रोल करता है? शुगर कंट्रोल करता है, ओके। क्या कंट्रोल करता है ये, कैसे कंट्रोल करता है मतलब? यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ओके जी। विटामिन के, बहुत बढ़िया। बाकी जनता भी पार्टिसिपेट कीजिए भाई, भाग्य लक्ष्मी, दीपिका, आप लोग भी अपनी अपनी बात कह दीजिए। इंसुलिन क्या काम करता है? बोलिए जल्दी, फटाफट बताइए। भाग्य लक्ष्मी, दीपिका, आंसर दीजिए, इंसुलिन क्या काम करता है? पैंक्रियाज में बनता नहीं है तब इंजेक्ट से देते हैं, ठीक है राजेश, बिल्कुल सही है। अभी तो हम पहले ये क्वेश्चन देख लें कि इंसुलिन काम क्या करता है, वर्क क्या है इंसुलिन का, बाद में देखेंगे कि क्यों इंजेक्ट करते हैं। भाई कुछ का शुगर लेवल मैनेज करता है, बिल्कुल सही भाग्यश्री, कैसे मैनेज करता है? चलिए सुनिए, इंसुलिन जो होता है, ये इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। दूसरा एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन, ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे काम करते हैं दोनों, तो समझिए, हमारे बॉडी में जब खाना एब्जॉर्ब होता है तो ये शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में रेडी होकर के ब्लड में फ्लो करता है। जितने ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, उतने ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो जाता है और एनर्जी बन जाती है। बाकी जो बचा हुआ एडिशनल ग्लूकोज है उसको बॉडी स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन हार्मोन, बिल्कुल सही है। बाकी बचा हुआ ग्लूकागन हार्मोन, ठीक है, बाकी बचा हुआ जो शुगर है इसको बॉडी स्टोर कर लेती है, लेकिन इसको स्टोर इस फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काम कौन करता है? इंसुलिन भाई साहब। तो ये बचे हुए एडिशनल शुगर को क्या करते हैं, इसमें क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब बॉडी को वापस से इसकी जरूरत पड़ती है तो ये जो ग्लूकागन हार्मोन होता है ये इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है वापस से ग्लूकोज में। समझिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का, और इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम इस ग्लूकागन का हार्मोन का, ठीक है। डायबिटीज दो तरीके से हो सकती है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल दो तरीके से बढ़ सकता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए और ये जो ग्लूकागन हार्मोन है ये बढ़ जाए, क्योंकि अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 100 ग्राम ग्लूकोज है बॉडी में, काम का सिर्फ वर्तमान में सिर्फ 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम एडिशनल है,
जितनी इंसुलिन की मात्रा चाहिए उसने बचे हुए इस 50 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर इससे कम है इंसुलिन, कम है, तो ये पूरे 50 ग्राम को, बचे हुए 50 ग्राम को इसमें नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, 40 को ही कर पाएगा, 20 को ही कर पाएगा। तो जो एडिशनल गैप बच गया वो ब्लड में फ्लो होता रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकागन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई, फिर से समझिए, अब यहां पे मान लीजिए 50 ग्राम ये है, जरूरत बॉडी को 20 ग्राम की है, तो अगर ये अप्रोप्रिएट लेवल में रहा तो 20 ग्राम को कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो ये 50 के 50 ग्राम को कन्वर्ट कर देगा, फिर से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों कारणों से हो सकता है। ठीक है, जब ग्लूकागन के कारण होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राजेश, है ना। जब ग्लूकागन के कारण होता है तो हम ग्लूकागन को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ज्यादा निकल रहा है। लेकिन जब इंसुलिन के कारण होता है तो आपको बाहर से इंसुलिन बॉडी में इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाहर में इंसुलिन बॉडी में इंसर्ट करना पड़ता है। अब यहां पर आप देखिए, इस ग्लूकोज लेवल के बढ़ने का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आज की डेट में स्ट्रेस लेवल है, लोगों के सोचने का तरीका। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले जाऊं तो 100 में से शायद 10% लोग ऐसे होते होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है, होती थी। आज की क्या कहानी है, राजेश शायद बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं कि आज 100 में से शायद ही 20 से 25% लोग ऐसे होंगे, शायद ही, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी स्ट्रेस की। आज नहीं होती है, ये आगे चल के आ जाएगी क्योंकि आज लेवल ऑफ स्ट्रेस इतना ज्यादा है। राजेश सही है मेरी बात, आप तो इस फील्ड में हैं, आपको मुझसे अच्छा वो होगा, मैं सही बोल रहा हूँ। लगभग लगभग 60 से 70% व्यक्ति अप्रोक्सीमेट इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों डायबिटीज हो जाएगा। क्यों? उसका कारण खाना पीना तो है ही है, आजकल हमारे खाने पीने का जो बिहेव है वो तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा स्ट्रेस लेवल। और ऐसी सिचुएशन में सोचिए, ऐसी सिचुएशन में सोचिए किस क्वांटिटी में आपको इंसुलिन बनाना पड़ रहा होगा, किस क्वांटिटी में, 2-4 लोगों के लिए नहीं चाहिए आपको, किस क्वांटिटी में। ये देखा गया कि ये जो ह्यूमन में इंसुलिन यूज हो सकता है, ये इंसुलिन हम काऊ से, गाय से और पिग से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इंसुलिन यहां यूज हो सकता है। बट एक बात सोचिए, जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में आपको इंसुलिन चाहिए है, अगर वो आप काऊ और पिग से निकालने लगे तो संभवतः बहुत जल्दी इस धरती पर से काऊ और पिग गायब हो जाएंगे। और सोचिए वो प्रोसेस कितना महंगा होगा और इंसुलिन कितना महंगा होगा। तो हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया ढूंढा। देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक बैक्टीरिया ढूंढा। इस बैक्टीरिया में कुछ ऐसे जीन्स मिले जो जीन्स ऐसे इंसुलिन बना रहे थे जो कि ह्यूमन में यूज किए जा सकते हैं। बस हमने इस बैक्टीरिया की फैक्ट्री खोल डाली, भर भर के ये बैक्टीरिया बनाते हैं, इससे ये इंसुलिन निकालते हैं और इस इंसुलिन को पैक करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। आज की डेट में जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रोसेस के कारण, इस प्रोसेस के कारण इंसुलिन, जहां तक मुझे मालूम है, शायद 150 रुपए या 200 रुपए या 100 रुपए के अंदर आ जाता है। सही है राजेश, शायद यही कुछ कॉस्ट है मेरे ख्याल से, मैंने कभी खरीदा नहीं बट लगभग लगभग यही कुछ कॉस्ट है, 100, 150, 200 रुपए में एक वॉयल आ जाता है, यही है लगभग राजेश इसकी कॉस्टिंग, है ना। 100, 150, 200 रुपए मिल जाता है। सोचिए कितना इफेक्टिव हो गया कि एक तो आपको जितनी मात्रा में चाहिए उतना मिल रहा है, जब चाहिए तब मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत जैसे देश में उस कॉस्ट में मिल रहा है जिस कॉस्ट में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की देन है। ठीक है साहब, और अगला एक इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में क्या होता है, जब आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई समस्या है, उस समस्या में आप क्या कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति ए है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसका दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता है,
तब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक ऐसे व्यक्ति से वो जीन निकालना पड़ेगा जिसमें वो प्रॉपर काम कर रहा हो, और इस व्यक्ति में वो जीन इंसर्ट करना पड़ेगा। आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी की पहुंच समझिए, या इनका लेवल ऑफ स्कोप समझिए। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो देखिए हमने नेचर को किस तरह से किया है। आज की डेट में मेल जो है ये फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, और फीमेल को मेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की आज की डेट में ताकत है। देखिए नेचर ने बहुत स्पेसिफिक बनाया कि भैया ये मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों मिलके नेचर चलाएंगे। आज की डेट में ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सही बोल रहा हूँ राजेश में? आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई है। आई होप आप सबने सुना भी होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम जेंडर चेंज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। मेल फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल मेल में कन्वर्ट हो रही है। बताओ, इनने एग्जाम्पल भी दे दिया ना। अपन किसी स्पेसिफिक का यहाँ पर नाम नहीं बात कर रहे हैं, है ना। कभी किसी ऐसा, राजेश एक चीज ध्यान देना, आंसर लिखते समय या कभी चीज ऐसे लिखते कभी कोई स्पेसिफिक नाम कभी मत लीजिए किसी का, है ना। ये कैसा हो सकता है कि इम्पैक्ट कर सकता है, तो किसी का कभी नाम मत लीजिए, ठीक है। बट यस, द टेक्नोलॉजी इज देयर। ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो सोचिए क्या आपके हाथ में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने दे दिया है, कितनी पावर आपके हाथ में इस टेक्नोलॉजी ने दी है। दिस इज वॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ये इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इंपॉर्टेंस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। 11 नंबर में पूछा तो इंपॉर्टेंस भी जरूर लिखिएगा, और अगर 5 नंबर में पूछा तो सिर्फ 5 स्टेप प्रोसेस और एक दो इंपॉर्टेंस, कोई सा भी एक दो इंपॉर्टेंस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए आगे बढ़े, या यहां पर कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बताइए यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। और कोई डाउट किसी को? बाकी लोग, भाग्यश्री क्लियर है, दीपिका रिस्पॉन्ड कीजिए। दीपिका आर यू देयर? क्या आप हैं? गुड, रिस्पॉन्स कीजिए दीपिका। हाँ क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। गुड, चलिए अब इसके बाद देखिए कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं इसके साथ जुड़े हुए, कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं हमारे देश में। इसको कंट्रोल कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आप कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप अपने मन का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कमेटी स्पेसिफिक उसी के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे में तो फिर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके देखिए, अभी तक क्या है कि हमने उसका पॉजिटिव साइड देखा है, आप नेगेटिव साइड भी देखिए। आप क्या कर रहे हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सोचिए आप नेचर को चैलेंज कर रहे हैं, और जब भी हमने नेचर को चैलेंज करने की कोशिश की है, आपके सामने रिजल्ट रखा हुआ है। फिर चाहे आप केरला त्रासदी की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप ये केदारनाथ की बात कर लीजिए, चाहे आप कोविड की बात कर लीजिए, चाहे आप निपाह। आज की डेट में एक कॉमन सी चीज देखिए, लगभग हर साल कोई एक नया वायरस आ रहा है। ह्यूमन क्लोन तो रिस्ट्रिक्टेड है, बट इसके अलावा भी मैं एक चीजें बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ा, हम ठीक है जहां तक हम अभी तक पॉजिटिव साइड सिर्फ देख रहे हैं, बट इस पॉजिटिव साइड के पीछे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन देखिए कि हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। और जब भी हमने नेचर को चैलेंज करने की कोशिश की है, नेचर ने हमें बता दिया है कि हु इज मोर पावरफुल। और फिलहाल में अगर वर्तमान की सिचुएशन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन भी है कि कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम नेचर से आगे निकल सकते हैं। आज देखिए इस कोविड-19 ने क्या किया, इससे पहले क्या किया, ह्यूमन ने इस पूरे धरती पर अपना कब्जा कर लिया। पूरे धरती पर कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमल
इस ह्यूमन ने नहीं रह सब पूरे धरती पर अपना कब्जा कर लिया। आप खेत में जाकर के अपना घर बना लेते हैं, आपके घर में एक स्नेक आ जाता है, आप बोलते हैं स्नेक हमारे घर में आ गया। अरे उससे पहले तो आप उसके घर में गए, राइट। आज इस कोविड ने, एक सिंपल से इस छोटे से वायरस ने, सोचिए, विच इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस एक छोटे से वायरस ने इस ह्यूमन को घर में बंद कर दिया। आज आप देख रहे होंगे कि कई सारे आर्टिकल पढ़ने को आते हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे आपको फोटोज देखने के लिए आती हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन दिख रहे हैं, रोड पे टाइगर्स घूम रहे हैं, मोर घूम रहे हैं कॉलोनियों में। सोचिए क्या नेचर एक्चुअली हमें बताना चाहता है। इज इट कोविड एक्चुअली, और सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द नेचर। गांधी जी ने, आप एक बुक ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, बहुत अच्छा एक सेंटेंस लगा मेरे को वहां पे, लिखा है, गांधी जी ने बताया है, उन्होंने बोला है कि नेचर डू हैव इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन, नेचर डू हैव इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन, नॉट टू ग्रीड ऑफ एनीवन, नॉट टू ग्रीड ऑफ एनीवन। नेचर के पास बहुत है, बहुत है, आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना है। आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी की पूर्ति करिए, नेचर के पास बहुत है। लेकिन जब आप अपने लालच की पूर्ति करने आप पड़ जाते हैं, तब नेचर अपने आप को, तब नेचर के पास कुछ नहीं है। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि ये कोविड क्या इंटीमेट कर रहा है। सोचिए, पूरी दुनिया घर के अंदर है, जानवर घर के बाहर है। तो ये समझिए, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। वी कैन नॉट चैलेंज द नेचर, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर। हम नेचर से बने हैं, नेचर हमसे नहीं बना है, और हमें नेचर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो तो अपने अपने समझने की बात है कि भगवान आपको, एक सिंपल सी बात देखिए, भगवान आपको हर साल कुछ ना कुछ दे रहा है। भगवान आपको हर साल, देखिए, छोटे छोटे आपको इंटीमेशंस दे रहा था। निपाह, है ना, इबोला, छोटे छोटे इंटीमेशंस दिया, आप नहीं समझे, आपको कोविड दिया है। ये भी एक इंटीमेशन ही आप मान के चलिए। अब तो कम से कम समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब भी अगर आप नहीं समझे तो आप सोच लीजिए, जो कोविड दे सकता है उसके पास कोविड से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखी होंगी। सो डोंट वेट फॉर द एक्सट्रीम। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है? चोरी कर लेना। हमारे यहाँ का कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर चोरी करके किसी ने अपने यहाँ बना लिया, ये बायो पायरेसी है। ठीक है, बायो वेपन, जैसा कि आप कोविड के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है, कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई चीज अगर वेपन के तौर पर यूज की जाए, इस बायो पायरेसी से बचने के लिए ट्रेडमार्क, पेटेंट, इस टाइप के जो राइट्स होते हैं, ट्रेड राइट्स, ये राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बायो पायरेसी मतलब बिना इंफॉर्मेशन के या बिना परमिशन के बायोलॉजिकल आपके एसेट्स को चुरा लेना। बायो वेपन, इसका टेक्नोलॉजी का डेवलप करके आप वेपन के रूप में इसको यूज करिए। देखिए, जहां आप एक बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाने के लिए यूज कर रहे थे, वहीं अगर सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे हैं, या अगर कोई प्रूफ आ गया, तो एक वायरस को दुनिया खत्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। सोच लीजिए, अगर ये वास्तव में बनाया गया होगा तो बायो वेपन, राइट। देन आफ्टर ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, जो कि आपको बायो पायरेसी से बचा सकता है। क्लियर है आज की क्लास? फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए, क्लियर है आज की क्लास? चलिए, गुड। यहां तक के नोट्स बनाइए, यहां तक के नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। ठीक है, मेरी क्लास नेक्स्ट मंडे को होगी, और उस क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।